हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियाज कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग थर्मिट अभिक्रिया यानी कि थर्मिट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, यानी कि व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। तो चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल की मदद से थर्मिट अभिक्रिया यानी कि थर्मिट रिएक्शन को समझेंगे। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, जब निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। किसके किसके बीच अभिक्रिया हो रहा है? निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड और अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ। इस चीज को आप देखिए, यहाँ पर ऑक्साइड किसका ले रहा है? निम्न अभिक्रियाशील धातु का, और किसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है? अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ। जब निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से हटा देती है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, जिसके कारण धातु गलित अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं किनके बीच? तो निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड और अधिक अभिक्रियाशील धातु के बीच। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से हटा देता है और उसके स्थान पर खुद बैठ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, जिसके कारण क्या होता है? धातु गलित अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए थर्मिट अभिक्रिया को अब हम लोग एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग थर्मिट अभिक्रिया को एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि जब निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। यानी देखिए आपके पास ये क्या है? निम्न अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ। अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ। तो यहां पर क्या होता है? डेफिनेशन क्या है कि जब निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से हटा देता है। यानी ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है इसको हटा देगा और अधिक अभिक्रियाशील धातु इसके जगह पर बैठ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड प्लस निम्न अभिक्रियाशील धातु। ठीक है। और इसमें क्या होता है? बहुत ही मात्रा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, जिसके कारण धातु गलित अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। आयरन का, देखिए आयरन का 2 संयोजकता होता है, 1 2 1। आयरन का 2 संयोजकता होता है, 1 2 और 1 3। जब 2 संयोजकता होता है तो आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। और जब संयोजकता 3 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसका संयोजकता 3 लिया गया है। देखिए जैसे
Fe और इधर ऑक्साइड है। अगर इसका संयुक्त अगर 3 ले लेते हैं तो ये फेरिक हो गया, और ऑक्साइड का तो 2 होगा, ये इसके साथ ये इसके साथ, यानी Fe2 और O3 बना। इसलिए हमने क्या लिखा है Fe2O3, यानी क्या है फेरिक ऑक्साइड है। जब हम लोग क्या करते हैं फेरिक ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम यानी कि Al के बीच अभिक्रिया कराई जाती है, के बीच अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब थर्मिट अभिक्रिया क्यों कहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अब जैसे मैंने आपको सक्रियता श्रेणी यानी कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें क्या होते हैं सबसे ऊपर में क्या होता है पोटेशियम, फिर क्या होता है सोडियम, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हमने एक लिया है Fe लिया है और एक Al लिया है, यानी एक Fe का ऑक्साइड लिया है और एक Al को एक धातु लिया है। तो जैसे हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी जब पढ़ा था, तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है इस प्रकार से, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं अभिक्रियाशीलता क्या होता है धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि Al का अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगा, यह अधिक अभिक्रियाशील होगा, क्योंकि ऊपर में है। जैसे हम लोग धीरे धीरे नीचे आएंगे Fe तक जैसे आएंगे, तो अगर Al और Fe के बीच अगर तुलना किया जाए तो Fe का जो अभिक्रियाशीलता होगा वो क्या होगा कम होगा Al के तुलना में, यानी ये जो Fe है यह कम अभिक्रियाशील है और जो Al है यह अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है देखिए, थर्मिट अभिक्रिया क्या कहता है कि निम्न अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड, तो ये कम है यानी ये निम्न है, तो निम्न अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड लिया गया है, यानी कि एक हमने ले लिया Fe2O3, ये निम्न अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड है, प्लस अधिक अभिक्रियाशील धातु, प्लस हमने क्या किया एक अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या ले लिया Al, क्योंकि Al हमारा क्या है अधिक अभिक्रियाशील है, तो हमने यहाँ पर एक Al ले लिया। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया तो ये Al क्या हुआ इसके जगह पर आकर बैठ गया, यानी Fe को हटा दिया और Al इसके जगह पर बैठ गया। तो यहाँ पर क्या बना, तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर बना Al2O3, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना। इसके साथ साथ ये जो Fe था, ये Fe क्या हुआ यहाँ से बाहर चला गया, यानी यहाँ पर क्या बना Fe। ठीक है, समझ में आया आपको। Fe2O3 था फेरिक ऑक्साइड, जब इसकी अभिक्रिया हमने Al से कराया तो देखिए क्या करता है कि निम्न अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड जब अधिक अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है, ये जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है ना, यह क्या करता है निम्न अभिक्रियाशील धातु को यहाँ से हटा देता है और इसके स्थान पर आकर बैठ जाता है, और यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है। तो ये हो गया इस प्रकार से। आप चाहे तो इसको संतुलित कर सकते हैं। इसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर जैसे Al की संख्या 2 है, यहाँ पर Al है तो यहाँ पर आप 2 दे दीजिए, यहाँ पर Fe की संख्या 2 है, यहाँ पर आप Fe की जगह पे यहाँ पे 2 दे दीजिए, तो इस प्रकार से संतुलित हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो Fe2O3 है इसको हम लोग लेते हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में लेते हैं। ये जो Al है यह भी ठोस अवस्था में लेते हैं, और यहाँ पर ये जो Al2O3 है ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, प्लस ये जो Fe है यह क्या होता है गलित अवस्था में चला जाता है, यानी कि द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में चला जाता है। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिखिएगा, यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में क्या निकलता है ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्मा भी लिखिएगा यहाँ पर प्लस ऊष्मा, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड और अधिक अभिक्रियाशील धातु के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करता है निम्न अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड से निम्न अभिक्रियाशील धातु को हटा देता है, और यहाँ पर क्या होता है बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो धातु होता है वह गलित अवस्था में पाया जाता है। तो आप देखिए ये जो Fe है यह क्या है गलित अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या है देखिए, चूंकि इस अभिक्रिया
इस अभिक्रिया में प्राप्त लोहा यानी कि ये जो Fe है, Fe, ठीक है। द्रव यानी कि L यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, अतः इसका उपयोग रेल की पटरियों में स्थित दरारों को भरने में किया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या पाया, जो ये Fe है यह द्रव अवस्था यानी कि गलित अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि रेल की पटरियों में दरारों को भरने में किया जाता है। जो रेल की पटरियाँ हैं उसमें जो दरारें होती है उसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।